स्वागत है आप सभी का जनरल लॉ 24 में। देखो, हमने अपनी पिछली वीडियो में जाना था कि सीआरपीसी के अंडर क्रिमिनल प्रोसीडिंग कैसे स्टार्ट की जाती है, जहां हमने जाना था कि कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग के स्टार्ट होने से पहले किसी ऑफेंस का होना जरूरी है। अब जिस पर्सन के अगेंस्ट वो ऑफेंस हुआ है, यानी कि विक्टिम, वो खुद या फिर उसके बिहाफ पे थर्ड पर्सन डायरेक्टली कोर्ट में जाकर या फिर पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस ऑफिसर के पास कंप्लेंट रजिस्टर करा सकता है। ठीक है ना। अब वो जो कंप्लेंट रजिस्टर हुई है या तो कोर्ट में या फिर पुलिस स्टेशन में, उसके बेसिस पे कोर्ट में ट्रायल चलेगा। ठीक है ना। अब जो वो कोर्ट में ट्रायल चलेगा, उस ट्रायल में एक्यूज्ड भी प्रेजेंट होगा। इस बात की क्या श्योरिटी है, इस बात को कोर्ट कैसे एश्योर करेगा कि ट्रायल में एक्यूज्ड भी प्रेजेंट हो, उसी को हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है। देखो, यहां पर सिविल प्रोसीडिंग की तरह नहीं होगा कि अगर ट्रायल में एक्यूज्ड प्रेजेंट ना हो तो कोर्ट एक्स पार्टी सुनकर केस के अंदर डिसीजन सुना दे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना। यहां पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग में जब ट्रायल होगा कोर्ट में, तो उस वक्त ट्रायल में एक्यूज्ड और विक्टिम दोनों का प्रेजेंट होना जरूरी है। ठीक है। अब विक्टिम तो कोर्ट पहुंचेगा ही, क्यों? क्योंकि उसने तो कंप्लेंट फाइल कराई है। लेकिन एक्यूज्ड कोर्ट में ट्रायल के वक्त प्रेजेंट होगा, इस बात की क्या श्योरिटी है? तो कोर्ट इस बात को कैसे एश्योर करेगा कि ट्रायल के वक्त एक्यूज्ड भी ट्रायल में प्रेजेंट हो, उसी के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो देखो, कोर्ट के अंदर चलने वाले क्रिमिनल प्रोसीडिंग के अंदर जो ट्रायल होता है, उसे हम फेयर ट्रायल तभी मानते हैं जब उस ट्रायल के दौरान एक्यूज्ड और विक्टिम दोनों की प्रेजेंस होती है। ठीक है ना। अब देखो, जो ट्रायल हो रहा है उस ट्रायल में विक्टिम तो प्रेजेंट हो गई, क्योंकि उसी ने तो कंप्लेंट फाइल करी है। और उस कंप्लेंट के तहत वो क्या चाहता है? वो तो न्याय चाहता है, जस्टिस चाहता है, तो वो तो प्रेजेंट होगा ट्रायल के वक्त। लेकिन एक्यूज्ड भी ट्रायल के वक्त प्रेजेंट होगा, इस बात की क्या गारंटी है? ठीक है। तो कोर्ट में ट्रायल के वक्त एक्यूज्ड भी प्रेजेंट हो, इस चीज को एश्योर करने के लिए हमारा सीआरपीसी दो मेथड बताता है। एक है सम्मन और एक है अरेस्ट एंड डिटेंशन। ठीक है। जहां हम सम्मन की बात करें तो सम्मन का मतलब होता है एक तरीके से अथॉरिटेटिव कॉल, यानी कि जब कोर्ट में विक्टिम द्वारा कोई कंप्लेंट फाइल की जाती है तो उस कंप्लेंट के रिगार्डिंग कोर्ट एक्यूज्ड पर्सन को सम्मन भेजता है, यानी एक तरीके से बुलावा भेजता है कि आपके अगेंस्ट ये कंप्लेंट फाइल की गई है, अब आप कोर्ट में आइए और बताइए कि आपके अगेंस्ट जो एलिगेशंस लगाए गए हैं वो क्यों लगाए गए हैं, आपने वो ऑफेंस क्यों किए, और अगर नहीं किए हैं वो ऑफेंस तो साबित कीजिए कि आपने वो ऑफेंस नहीं किए। ठीक है ना। वहीं कंप्लेंट के अंदर कुछ ऐसे ऑफेंसेस भी होते हैं जिनके अंदर कोर्ट एक रिटन ऑर्डर इशू करता है, जिसे हम वारंट कहते हैं, जिसमें वो पुलिस ऑफिसर्स को डायरेक्शन देता है कि इस कंप्लेंट के अकॉर्डिंग ये एक्स पर्सन एक्यूज्ड है, इसको अरेस्ट किया जाए, जिससे कि ट्रायल के वक्त इसकी प्रेजेंस कोर्ट में एश्योर की जा सके। ठीक है। वहीं कुछ ऑफेंसेस ऐसे भी होते हैं जो अगर किसी एक्यूज्ड पर्सन ने किए तो वहां पर सीआरपीसी के सेक्शन 41 और 42 के तहत पुलिस ऑफिसर के पास ये पावर आ जाती है कि वो उस एक्यूज्ड को बिना वारंट के, यानी कि कोर्ट के बिना ऑर्डर के अरेस्ट कर सके। ठीक है। वहीं कुछ ऑफेंसेस ऐसे भी होते हैं जहां पर किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को सेक्शन 43 के तहत पावर मिल जाता है कि कोर्ट के ऑर्डर के बिना वो भी अरेस्ट कर सके एक्यूज्ड पर्सन को। ठीक है। वहीं सीआरपीसी में सेक्शन 44 भी है, जिसके तहत मजिस्ट्रेट को भी पावर मिलती है कि अगर मजिस्ट्रेट के सामने कोई व्यक्ति कोई ऑफेंस करता है तो मजिस्ट्रेट खुद या फिर किसी को डायरेक्शन देकर उस एक्यूज्ड पर्सन को बिना वारंट के अरेस्ट कर सके। ठीक है। तो टोटल 3 मेथड हो गए, जिनमें से 2 मेथड ऐसे हैं जिसके थ्रू कोर्ट ये एश्योर करता है कि कोर्ट में ट्रायल के वक्त एक्यूज्ड की प्रेजेंस होगी, जिसमें से एक तरीका है सम्मन का और एक तरीका है जिसमें कोर्ट वारंट इशू करता है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोर्ट में जो कंप्लेंट फाइल की गई है
उस कंप्लेंट के अकॉर्डिंगली कोर्ट एक्यूज्ड पर्सन को सम्मन भेजेगा या फिर उसके अगेंस्ट वारंट इशू करेगा। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब देता है सेक्शन नंबर 2 का क्लॉज नंबर W, जो हमें बताता है कि वो केसेस जिन केसेस में कोर्ट वारंट इशू नहीं कर सकता उन केसेस में कोर्ट क्या करेगा, सम्मन इशू कर देगा। लेकिन यहाँ पे तो सवाल और गहरा हो गया कि हमें कैसे पता कि कौन सा ऑफेंस है जिसमें कोर्ट वारंट इशू करेगा। ठीक बात है, तो उस सवाल का जवाब सेक्शन नंबर 2 का क्लॉज नंबर X हमें बताता है, जो हमें कहता है कि अगर कोई ऑफेंस ऐसा कमिट किया गया है जिसके लिए आईपीसी में 2 साल या उससे ज्यादा की सजा का प्रावधान है या फिर लाइफ इम्प्रिजमेंट की पनिशमेंट है उस ऑफेंस के लिए या फिर डेथ पेनल्टी की सजा दी गई है, तो उन ऑफेंस के रिगार्डिंग कोर्ट क्या इशू कर सकता है, वारंट इशू कर सकता है। ठीक है, यानी कि सेक्शन नंबर 2 के सब क्लॉज W और सब क्लॉज X को पढ़ने के बाद एक मोटा मोटा आइडिया हमें मिलता है कि वो ऑफेंस जिसके अंदर सजा 2 साल से कम की है उन केसेस में कोर्ट सम्मन इशू करेगा, वहीं जिन ऑफेंसेस में सजा 2 साल से ज्यादा की है उन केसेस में कोर्ट वारंट इशू करेगा। ठीक है, तो हमें यह पता चल गया कि कौन से ऑफेंसेस में कोर्ट सम्मन इशू करेगा और कौन से ऑफेंसेस में कोर्ट वारंट इशू करेगा। लेकिन अब मेरा सवाल यह है कि क्या जिन केसेस में कोर्ट सम्मन इशू कर रहा है उन केसेस में कोर्ट वारंट इशू नहीं कर सकता, वहीं जिन केसेस में कोर्ट वारंट इशू कर रहा है क्या उन केसेस में कोर्ट सम्मन इशू नहीं कर सकता? तो इस सवाल का जवाब सीआरपीसी का सेक्शन नंबर 204 का क्लॉज नंबर 1 बताता है, जो कहता है कि वो मजिस्ट्रेट जो कंप्लेंट की कॉग्निजेंस ले रहा है, अगर उसकी ओपिनियन में वो कंप्लेंट सम्मन केस की है, यानी कि उस कंप्लेंट में जिस ऑफेंस की बात की गई है उस ऑफेंस के लिए सजा का जो प्रावधान है वो 2 साल से कम का है, तो उस सिचुएशन में ये मस्ट है कि कोर्ट एक्यूज्ड की प्रेजेंस के लिए एक्यूज्ड के पास सम्मन ही भेजेगा। यानी कि वो ऑफेंस जिसके लिए सम्मन भेजा जाना है अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 2 क्लॉज W एंड 2 क्लॉज X, तो वहां पर सम्मन ही भेजा जाएगा, वहां पर कोर्ट वारंट इशू नहीं कर सकता। ठीक है, वहीं वो मजिस्ट्रेट जो उस कंप्लेंट की कॉग्निजेंस ले रहा है जिस कंप्लेंट के रिगार्डिंग उसकी ये ओपिनियन है कि वो कंप्लेंट वारंट केस की है, यानी कि उस कंप्लेंट में जिस ऑफेंस की बात की गई है उस ऑफेंस के रिगार्डिंग आईपीसी में जो सजा का प्रावधान है वो 2 साल से ज्यादा का है, तो उस सिचुएशन में कोर्ट के पास ये डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो वहां पर एक्यूज्ड के अगेंस्ट वारंट भी इशू कर सकती है, या फिर अगर कोर्ट को लगता है कि अगर मैं सम्मन भेजूंगा तो भी एक्यूज्ड कोर्ट में अपनी प्रेजेंस एश्योर करेगा तो कोर्ट वहां पर सम्मन भी भेज सकता है। ठीक है, यानी कि वो ऑफेंसेस जहां पर सम्मन भेजा जाना है तो वहां पर सम्मन ही भेजा जाएगा, वहां पर कोर्ट वारंट इशू नहीं कर सकता। लेकिन वो ऑफेंसेस जहां पे कोर्ट वारंट इशू कर सकता है वहां पर कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है, कोर्ट चाहे तो वहां पर वारंट इशू करे, अगर कोर्ट को लगता है कि सम्मन भेजने से भी एक्यूज्ड आ जाएगा तो कोर्ट सम्मन भी भेज सकता है। ठीक है, लेकिन अब मेरा सवाल यह है कि अगर कोर्ट ने सम्मन भेजा और एक्यूज्ड नहीं आया तो, या फिर कोर्ट ने जब सम्मन भेजा उसके बाद कोर्ट को लग रहा है कि मैंने सम्मन भेज तो दिया लेकिन एक्यूज्ड उस सम्मन का पालन नहीं करेगा और एक्यूज्ड कोर्ट में अपनी प्रेजेंस को एश्योर नहीं करेगा, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? तो इस सिचुएशन के रिगार्डिंग सीआरपीसी का जो सेक्शन नंबर 87 है वो हमें कुछ बातें बताता है। अब वो हमें क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। तो सेक्शन नंबर 87 हमें कहता है कि कोर्ट के पास एक डिस्क्रिशनरी पावर है कि किसी भी केस में जहां कोर्ट को सम्मन इशू करना है वहां पर कोर्ट सम्मन को इशू करने के बाद अगर उसे ऐसा लगता है कि सम्मन को एक्यूज्ड फुलफिल नहीं करेगा तो वहां पर कोर्ट अपना रीजन राइटिंग में रिकॉर्ड करके
उस पर्सन के अगेंस्ट, जिस पर्सन के अगेंस्ट समन इशू किया गया था, वारंट ऑफ अरेस्ट इशू कर देगा। अब वो वारंट ऑफ अरेस्ट कौन सी दो सिचुएशंस में इशू किया जाएगा कोर्ट द्वारा, उसको देख लेते हैं। तो सेक्शन नंबर 87 का पहला क्लॉज हमें कहता है कि सपोज करो 23 जनवरी को कोर्ट ने समन इशू किया, जिसमें उसने कहा कि एक्यूज्ड को 30 जैन के दिन कोर्ट में प्रेजेंट होना है, ठीक है। लेकिन जिस दिन कोर्ट ने, यानी कि 23 जनवरी के दिन जब कोर्ट ने समन इशू किया, उससे पहले या फिर उसके बाद, लेकिन 30 जनवरी से पहले कोर्ट को ऐसा लगता है कि उसने समन इशू तो कर दिया है, लेकिन वो समन एक्यूज्ड द्वारा फुलफिल नहीं किया जाएगा, एक्यूज्ड भाग जाएगा, फरार हो जाएगा और ट्रायल के दिन कोर्ट में एक्यूज्ड प्रेजेंट नहीं होगा। तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट अपना रीजन राइटिंग में रिकॉर्ड करके उस पर्सन के अगेंस्ट क्या इशू करेगा, वारंट ऑफ अरेस्ट इशू करेगा, ठीक है। वहीं दूसरी सिचुएशन जहां पे कोर्ट ने समन इशू किया 23 जनवरी को, जिसमें उसने कहा कि एक्यूज्ड को 30 जनवरी के दिन कोर्ट में प्रेजेंट होना है, लेकिन 30 जनवरी के दिन एक्यूज्ड प्रेजेंट नहीं होता, तो वहां पर कोर्ट चाहे तो अपना रीजन राइटिंग में रिकॉर्ड करके 30 जनवरी के बीतने के बाद कोर्ट वारंट ऑफ अरेस्ट उस एक्यूज्ड पर्सन के अगेंस्ट इशू कर सकता है जिस पर्सन के अगेंस्ट कोर्ट ने समन इशू किया था, ठीक है। यानी कि समन इशू अगर कोर्ट ने किया और कोर्ट को लगता है कि समन के एक्सपायरी से पहले या फिर एक्सपायरी के बाद समन फुलफिल नहीं होगा, तो कोर्ट वारंट ऑफ अरेस्ट इशू कर सकता है। यानी कि अगर कोर्ट ने समन इशू किया है और उस समन की एक्सपायरी से पहले कोर्ट को ऐसा लगता है कि एक्यूज्ड उस समन को फुलफिल नहीं करेगा और ट्रायल वाले दिन एक्यूज्ड कोर्ट में प्रेजेंट नहीं होगा, तो कोर्ट समन के एक्सपायरी से पहले अपना रीजन राइटिंग में रिकॉर्ड करके वारंट ऑफ अरेस्ट इशू कर सकता है। वहीं अगर कोर्ट ने जो समन इशू किया है उसकी एक्सपायरी तक अगर एक्यूज्ड कोर्ट में प्रेजेंट नहीं होता, तो उस समन के एक्सपायरी के बाद कोर्ट वारंट ऑफ अरेस्ट उस एक्यूज्ड पर्सन के अगेंस्ट इशू कर सकता है, ठीक है। यानी कि कोर्ट ने समन इशू किया उन केसेस में जिन केसेस में वारंट इशू नहीं किया जाएगा, लेकिन एक्यूज्ड नहीं आया, तो कोर्ट ने क्या किया, वारंट इशू कर दिया। अब वारंट इशू करने के बाद भी एक्यूज्ड कोर्ट में प्रेजेंट नहीं होता, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट उस एक्यूज्ड पर्सन को फरार घोषित कर देगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 82 क्लॉज नंबर 1, ठीक है। वहीं अगर एक्यूज्ड उन ऑफेंसेस में से कोई एक ऑफेंस करके भागा है जो सेक्शन नंबर 82 के क्लॉज नंबर 4 में दे रखे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट वारंट इशू करने के बाद उस पर्सन को क्या कर सकता है, प्रोक्लेम ऑफेंडर घोषित कर सकता है, यानी कि भगौड़ा, ठीक है। अब कोर्ट ने भगौड़ा घोषित कर दिया, हर जगह बता दिया कि ये पर्सन एक्यूज्ड है, ये पर्सन भागा हुआ है, किसी को मिले तो कोर्ट में पेश करे अरेस्ट करके, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति नहीं मिल रहा, तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट क्या करेगी। तो देखो, ऐसी सिचुएशन में कोर्ट के पास एक रास्ता बचता है कि जो एक्यूज्ड पर्सन है उसकी प्रॉपर्टी को कोर्ट अटैच कर ले, यानी कि सीज कर ले, ठीक है। यानी कि जो एक्यूज्ड पर्सन है उसके नाम जो भी प्रॉपर्टी है, चाहे मूवेबल चाहे इमूवेबल, कोर्ट उसको सीज कर लेगा। यहां पे सीज जो कर रहा है प्रॉपर्टी, वो पनिशमेंट देने के लिए नहीं, वो पनिशमेंट नहीं है जो कोर्ट सीज कर रहा है उसकी प्रॉपर्टी, वो एक तरीका है जिससे कि एक्यूज्ड को कोर्ट में ट्रायल के लिए बुलाया जा सके, ठीक है। तो ये जो अभी हमने पूरा पढ़ा, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर था जिसके थ्रू हमने जाना कि कोर्ट के अंदर चल रहे ट्रायल में एक्यूज्ड की प्रेजेंस को कैसे इंश्योर किया जाता है, ठीक है। सो अब हम अपनी अगली वीडियो से समन, अटैचमेंट, प्रोक्लेम ऑफेंडर, अरेस्ट विथ वारंट एंड अरेस्ट विदाउट वारंट को डिटेल में जानेंगे।